जी जनाब, तो OSPF का जो मेट्रिक है इसको आप डिस्कस करते हैं कि OSPF मेट्रिक किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। एक चीज़ तो हमने अभी ब्रेक से पहले देख ली थी कि बैंडविड्थ के साथ जो इशू है वो उसके यूनिट्स हैं, ठीक है। अगर हमें बैंडविड्थ के थ्रू कैलकुलेशन करनी है तो यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी है और वो हमारे लिए ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। इसके बरक्स अगर हम कॉस्ट को देखते हैं तो कॉस्ट एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव इंटीजर भी है, छोटा नंबर भी है और यूनिटलेस है, और इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। अब मैंने आपको ये कहा था कॉस्ट आती कहाँ से है, उसके लिए मैंने आपको बताया कॉस्ट बैंडविड्थ से कैलकुलेट होती है। बैंडविड्थ से किस तरह से कैलकुलेट होती है आप वो देख लेते हैं। और कॉस्ट का मैंने आपको बताया था, कॉस्ट का रिलेशन बैंडविड्थ के साथ क्या है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। कॉस्ट बैंडविड्थ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हमने अपनी जिंदगी में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने में इस तरह की कई प्रोपोर्शनैलिटीज को इक्वालिटीज के साथ बदला हुआ है। उसके लिए हमें पता है कभी ना कभी किसी कांस्टेंट नंबर से या तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है या कहीं डिवाइड करना पड़ रहा होता है, ठीक है जी। तो यहाँ भी कहानी कुछ इसी तरह से है। तो यहाँ पे जी फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है, कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, ठीक है जी। कांस्टेंट नंबर यहाँ पे एक आएगा जो कि फिर उसके बाद हम बैंडविड्थ को आगे डिवाइड करेंगे। अच्छा, बैंडविड्थ के बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं? बिट्स पर सेकंड। कॉस्ट एक ऐसा नंबर है जिसके यूनिट नहीं होते, आपको बैंडविड्थ से उसके यूनिट्स छीनने हैं। उसका एक ही तरीका यहाँ पे बनता है कि ये जो कांस्टेंट नंबर है अगर इसके यूनिट्स भी बिट्स पर सेकंड ही हो तो ऊपर और नीचे बिट्स पर सेकंड के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है उसके यूनिट्स भी बिट्स पर सेकंड हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने मजीद ये देखा हुआ अपनी जिंदगी में कि ये जो कांस्टेंट नंबर होता है इसको एक आमतौर पे एक नाम भी दिया जाता है। ओएसपीएफ में इस कांस्टेंट नंबर का नाम है रेफरेंस बैंडविड्थ। ओएसपीएफ में इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? रेफरेंस बैंडविड्थ। और इस कांस्टेंट की एक खास कोई वैल्यू भी हुआ करती है, ठीक है। अब यहां पे जो इसकी वैल्यू रखी गई है दैट इज 100 मेगा, और साथ में यूनिट्स के बिट्स पर सेकंड। 100 मेगा बिट्स पर सेकंड, 100 मेगा बिट्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय उस लिंक की बैंडविड्थ जिसकी आप कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और जाहिर है वो भी लिखी जाएगी इन बिट्स पर सेकंड, ठीक है जी। तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100 मेगा बिट्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय उस लिंक की बैंडविड्थ जिसकी कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है। ये एक फार्मूला जो है वो हमें बना के दे दिया गया है। ओएसपीएफ की कॉस्ट कैलकुलेशन का ये फार्मूला है जो बाय डिफॉल्ट हमें मिला है। इससे हम किसी भी लिंक की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, आप में से अक्सर लोग कहेंगे सर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह में इस तरह के यूनिट्स तो नहीं होते थे, तो इसको अगर आप उस तरीके से लिखना चाहें तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए 100 में कितने जीरोस हैं? 2। मेगा का क्या मतलब होता है? 6 जीरो और 10 लाख होता है ना, तो मेगा का मतलब 6 जीरो। 2 जीरो ऑलरेडी लिखे हुए, तो टोटल कितने हो गए? 8, ठीक है। एक के बाद अगर 8 जीरो हो तो उसको यूं भी तो लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻8। अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो आज तक जितने कांस्टेंट आपने देखे उनको भी इसी तरह से लिखा जा रहा होता है। तो आपको ओएसपीएफ का फॉर्मूला अक्सर जगहों पर यूं भी लिखा हुआ नजर आता है, 1 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। बात एक ही है, चाहे 100 एमबीपीएस लिख दें चाहे 1 इंटू 10⁸ लिख दें, बात बिल्कुल बराबर होगी, एक जैसी होगी। अच्छा, अब ये फॉर्मूला है, ये तो हमें दिया गया है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी लिंक की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीख लेते हैं जी। उसके लिए हम आगाज करते हैं सबसे पहले फास्ट ईथरनेट से। फास्ट ईथरनेट की बैंडविड्थ कितनी होती है? 100 मेगा बिट्स पर सेकंड। कॉस्ट का फार्मूला क्या जी? कॉस्ट का फार्मूला है 100 मेगा बिट्स पर सेकंड। ये तो रेफरेंस बैंडविड्थ है ना, ये तो कांस्टेंट है ना, डिवाइडेड बाय इस लिंक की बैंडविड्थ कितनी है? 100 एमबीपीएस। तो 100 एमबीपीएस डिवाइडेड बाय 100 एमबीपीएस, सॉल्व करें, जवाब क्या आएगा? 1। सिर्फ 1। 1 के आगे यूनिट कोई भी नहीं है।
तो फास्ट ईथरनेट की कॉस्ट क्या निकली 1, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आप आ जाए अब ईथरनेट पे। ईथरनेट की बैंडविड्थ क्या होती है 10 Mbps, ठीक है जी। इसकी जरा कॉस्ट कैलकुलेट करें। रेफरेंस बैंडविड्थ क्या है, कांस्टेंट क्या है 100 Mbps डिवाइडेड बाय 10 मेगाबिट्स पर सेकंड। इसको सॉल्व करें तो जवाब क्या आएगा 10। उसके बाद वैन लिंक पे आ जाए, ठीक है जी, और 1.544 मेगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है जी। कैसे कैलकुलेट करेंगे 100 Mbps डिवाइडेड बाय 1.544 मेगाबिट्स पर सेकंड। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 64, ओनली 64। भाई 100 Mbps को ना हर लिंक की बैंडविड्थ से डिवाइड करते जा रहे हैं। फास्ट ईथरनेट को 100 से कर लिया, ईथरनेट को 10 से कर लिया, और उसके बाद जो है वैन लिंक को 1.544 से हमने डिवाइड किया, तो ये जवाब आया 64। तो 1, 10, 64 ये आसान आसान से नंबर है और इनके कोई यूनिट्स भी नहीं है। बैंडविड्थ भी डिफॉल्ट बैंडविड्थ हमने यूज किया है, और कौन जो इनकी कॉस्ट की वैल्यू आई है वो भी डिफॉल्ट ही कहलाएगी। तो फास्ट ईथरनेट की बाय डिफॉल्ट कॉस्ट क्या होती है 1, ईथरनेट की कॉस्ट 10 और वैन लिंक की 64। ये जो आपने पीछे एक डायग्राम बनाई थी, इस पे हर लिंक की ना अब जो कॉस्ट है वो लिखते हैं। ये ए और सी के दरमियान जो वैन लिंक है इसकी कॉस्ट क्या जी 64, फास्ट ईथरनेट की 1, और फिर वैन लिंक है इसकी 64, और उसके भी आगे फिर फास्ट ईथरनेट है इसकी 1। अच्छा ये बी और एफ के दरमियान 10 Mbps ईथरनेट, इसकी कॉस्ट 10 होती है। फिर ई और एफ के दरमियान 64, ए और ई के दरमियान 1, ठीक है जी। ऊपर वाले पाथ की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें अब आप, 64 प्लस 64 128, ठीक है जी। उसके बाद 1 129, फिर 1 130। ऊपर वाले पाथ में, अच्छा पाथ जो होता है ना पाथ में एक लिंक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो जो ऊपर वाला ग्रीन पाथ है उसमें 4 लिंक हैं, 64 प्लस 1 प्लस 64 प्लस 1, तो ये टोटल कितना बनता है 130। नीचे वाले रेड पाथ की कॉस्ट कैलकुलेट करें, 64 प्लस 1 65 प्लस 10 75 प्लस 1। ये बी के साथ जो एक्स वाला लिंक है ये 100 Mbps है, 1 है, ठीक है जी। तो यूं शुरू कर लें, 1 प्लस 10 प्लस 64 प्लस 1, ये वाला लिंक 1 है, तो 76 बनता है, ठीक है जी। 64 प्लस 10 74 प्लस 1 ये वाला 75 प्लस 1 ये वाला 76। तो नीचे वाले पाथ की टोटल कॉस्ट कितनी बनती है 76, ऊपर 130 और नीचे 76। इससे पिछले पेज की आखिरी लाइन जरा देखिएगा, a path with minimum cost is the best path in OSPF। तो 76 कम है कि 130? 76 कम है। इसका मतलब है नीचे वाला पाथ जो है वो बेस्ट है, नीचे वाला पाथ जो है वो बेस्ट है। तो OSPF नीचे वाले पाथ को सिलेक्ट करेगा। अच्छी बात यह है कि सारे काम के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, OSPF को इनेबल करना है। ये सारा कुछ OSPF आपके लिए खुद करेगा। भाई डायनामिक राउटिंग है, स्टैटिक नहीं है। डायनामिक राउटिंग में हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, डायनामिक राउटिंग में हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल को इनेबल करना पड़ता है। डायनामिक राउटिंग में हमें, जैसे लास्ट टाइम हमने रिप सिर्फ इनेबल किया, बाकी सारा काम रिप ने खुद किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिर्फ हमें OSPF को इनेबल करना पड़ेगा, ये सारी कॉस्ट की कैलकुलेशन वो खुद करता है। लेकिन हमें एक दफा तो पता होना चाहिए ना कि OSPF काम करता किस तरीके से है। तो आपको किसी भी लिंक की कॉस्ट कैलकुलेट करनी आ गई है विद फॉर्मूला, जो कि आपके करने वाला काम है नहीं, पता होना चाहिए। दूसरा, आपको किसी पाथ की टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करना, वो तो जमा ही करना था ना, उसमें कौन सा मुश्किल काम था। तो देखिए एक कैलकुलेशन थी फॉर्मूला से, 64 जिसका नतीजा निकला, 1 जिसका नतीजा निकला, ठीक है जी, 10 जिसका नतीजा निकला। ये किसी भी लिंक की कॉस्ट कैलकुलेट की थी आपने, किसी भी लिंक की। एक है टोटल पाथ कॉस्ट कैलकुलेट किया जिसके नतीजे में 130 भी आया और 76 भी आया। ये जो टोटल पाथ कॉस्ट कैलकुलेशन है ना जी, टोटल पाथ कॉस्ट कैलकुलेशन, इसको कहते हैं SPF कैलकुलेशन। SPF कैलकुलेशन, SPF कैलकुलेशन क्या जी, टोटल पाथ
कॉस्ट कैलकुलेशन, टोटल पाथ कॉस्ट कैलकुलेशन, इसको हम एसपीएफ कैलकुलेशन कहते हैं। 130 और 76 किसका नतीजा दी? 130 और 76 किसका नतीजा है? एसपीएफ कैलकुलेशन का नतीजा है। ठीक है जी। तो ओएसपीएफ में एसपीएफ कैलकुलेशन के बाद आपको बेहतरीन रास्ता जो है वो मिल जाता है। ओएसपीएफ में एसपीएफ कैलकुलेशन के बाद आपको बेस्ट पाथ जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एसपीएफ कैलकुलेशन भी समझ आ गई होगी, कॉस्ट फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट होता है वो भी समझ आ गया होगा। अब इस फॉर्मूला में एक प्रॉब्लम है, ये वेरिएंट 2 पढ़े है ना ओएसपीएफ का, कब बना था? 1991 में, उस वक्त का ये फॉर्मूला बना हुआ है। इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि हम खुद भी इस पे गौर करें तो हम इस गलती को पकड़ सकते थे। मिसाल के तो उस वक्त जो उनको सबसे बड़ी बैंडविड्थ नजर आ रही थी ना उस वक्त के लोगों को, वो थी 100 Mbps। फास्ट इथरनेट लोगों को एक बड़ी जबरदस्त चीज नजर आती थी कि कमाल ही हो गया, 100 Mbps पे हम जा रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गीगा इथरनेट भी आया, 10 गीगा, ठीक है जी, उसके बाद 100 गीगा, 400 गीगा, अब हम उससे भी ऊपर जा रहे हैं और जाते ही जाएंगे, बैंडविड्थ तो बढ़ती जाएगी, रिसोर्सेज तो बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। अब आप एक चीज नोट करें, अगर मैं कॉस्ट का जो फॉर्मूला हमें दिया गया है ये 100 Mbps डिवाइडेड बाय लिंक की बैंडविड्थ, अगर मैं इसको गीगा इथरनेट के लिए अप्लाई करूं तो क्या होगा? कांस्टेंट तो कांस्टेंट है 100 Mbps, वो तो यही रहेगा। गीगा इथरनेट के केस में नीचे बैंडविड्थ क्या आएगी लिंक की? 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड। इसको सॉल्व करें तो क्या मेगाबिट्स पर सेकंड, मेगाबिट्स पर सेकंड से क्या 100 को जब आप 1000 से तकसीम करेंगे तो 0.1 आंसर आएगा। अब मैंने आपको बताया था कॉस्ट जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है, तो सिस्टम इसको 0.1 की बजाय पता क्या करेगा? खुद से अप्रोक्सीमेट करके 1 बना देगा। तो सिस्टम इसको क्या ट्रीट करेगा? 1। अच्छा, अगर आपका जो लिंक है वो गीगा इथरनेट की बजाय 10 गीगा इथरनेट हुआ, 10 गीगा भी होता है, तो 10 गीगा में ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा? 100 Mbps डिवाइडेड बाय 10,000 मेगाबिट्स पर सेकंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 0.01, लेकिन सिस्टम इसको भी अप्रोक्सीमेट कर देगा 1 के। अब ये क्या होना शुरू हुआ? लेट से राउटर ए और राउटर बी के दरमियान 3 लिंक हैं, फास्ट इथरनेट, गीगा इथरनेट और 10 गीगा इथरनेट। फास्ट इथरनेट की कॉस्ट क्या निकलेगी? 1, गीगा इथरनेट की 1, 10 गीगा इथरनेट की भी 1। जब तीनों लिंक्स की कॉस्ट बराबर होगी तो सिस्टम इसके लिए क्या करेगा? लोड बैलेंसिंग। मैट्रिक जब भी सेम होता है तो लोड बैलेंसिंग। ठीक है जी, चाहे वो हॉप काउंट बराबर हो चाहे वो कॉस्ट बराबर हो, तो यहाँ पे तो तीनों लिंक की कॉस्ट बराबर हो गई है। अब ए से बी की तरफ ट्रैफिक किस तरह से जाएगी? पहला पैकेट इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा फिर इधर, पांचवा इधर, छठा इधर, सातवां फिर इधर। लोड बैलेंसिंग होगी ना जी। वो पैकेट जो 10 गीगा इथरनेट वाले लिंक से गया है वो तो सबसे पहले पहुंच जाएगा, गीगा वाला उसके बाद और फास्ट इथरनेट वाला सबसे एंड पे। मुझे बताएं वो पैकेट जो 10 गीगा इथरनेट वाले लिंक से सबसे पहले पहुंच गया था, उस बेचारे को सबसे पहले पहुंचने का कोई फायदा होना है? कोई भी नहीं। उसे तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइल तो एक ही है, बाकी पैकेट अब आराम आराम से आ रहे हैं, वो खड़ा रहेगा। यानी एक ही फैमिली के 5 लोग हैं, उन्होंने आगे इकट्ठे ट्रैवल करना है। एक बंदा अगर पहले एयरपोर्ट पहुंच जाता है तो उसे जाके बाकी फैमिली का इंतजार करना पड़ेगा, तो उसे पहले पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। हम कहेंगे जी एक तरफ तो हम ओएसपीएफ की इतनी तारीफें कर रहे हैं और वाकई इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त इंडस्ट्री में चलने वाला सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल ओएसपीएफ ही है। ठीक है जी, तो उसमें तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ओएसपीएफ के अंदर तो ये प्रॉब्लम सामने आ गई है कि फास्ट ईथरनेट के बाद आगे उसे तमीज ही नहीं है। यानी गीगा इथरनेट भी उसी के बराबर रखा हुआ है, 10 गीगा भी, 400 गीगा भी, जिधर मर्जी चले जाएं आप, वो तो सबको 1 कर देगा। तो फर्क होना चाहिए ना जी। यानी फास्ट इथरनेट की कॉस्ट ज्यादा हो, कॉस्ट ज्यादा होना बुरी बात होती है, फास्ट इथरनेट की कॉस्ट ज्यादा करेगी, 10 गीगा की फिर उससे गीगा की उससे कम करे, 10 गीगा की सबसे कम करे, जिसकी बैंडविड्थ सबसे ज्यादा होती है उसकी कॉस्ट सबसे कम होनी चाहिए। इन तीनों की अगर हम बात करें तो फास्ट इथरनेट की कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए,
गीगा इथरनेट की उससे कम होनी चाहिए, और 10 गीगा इथरनेट की सबसे कम होनी चाहिए। टेक्निकली जो कॉस्ट 1 है ना, 1, वो पता है इधर किसके लिए होनी चाहिए थी? 10 गीगा के लिए। सबसे कम कॉस्ट किसकी होती है? 1 होती है ना, और वो किसके लिए होनी चाहिए? जिसकी बैंडविड्थ मैक्सिमम हो। तो आपकी मैक्सिमम बैंडविड्थ तो 10 गीगा है, इसकी कॉस्ट 1 हो, गीगा इथरनेट की उससे ज्यादा हो, और फास्ट इथरनेट की उससे भी ज्यादा हो, लेकिन फिलहाल तो हमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो फिर इसका कोई इलाज है? जी बिल्कुल इलाज है, और इलाज पहले दिन ही बना दिया गया था। जिन्होंने ओएसपीएफ डेवलप किया उन्हें पता था कि बैंडविड्थ ने तो वक्त के साथ साथ बढ़ना ही है। सोच समझ के उन्होंने इस फॉर्मूला के अंदर ये जो कांस्टेंट रखा था उसका नाम क्या रखा था? रेफरेंस बैंडविड्थ। रेफरेंस बैंडविड्थ, इसका मतलब है ये जो आपके लिंक की बैंडविड्थ है उसके रेफरेंस के लिहाज से चेंज भी हो सकती है। आम जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कांस्टेंट देखते हैं ये उससे मुख्तलिफ है। वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स और उनकी वैल्यू, और वो वाकई कांस्टेंट होते हैं, यानी वो चेंज नहीं होते। ये वाला कांस्टेंट जो है ना, इसके बारे में पहले दिन ही क्या दिया गया था? इट इज कन्फिगरेबल। रेफरेंस बैंडविड्थ या ओएसपीएफ का कांस्टेंट जो है वो कन्फिगरेबल है। अगर आपके नेटवर्क की सबसे बड़ी बैंडविड्थ फास्ट ईथरनेट है तो ये फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट आपके लिए काम ठीक करेगा। लेकिन अगर आपके नेटवर्क में सबसे बड़ी बैंडविड्थ गीगा इथरनेट है तो ये काम ठीक नहीं करेगा। आपको पता क्या करना पड़ेगा? आपको ये कांस्टेंट कॉन्फ़िगर खुद से करना पड़ेगा। ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन में एक पहली जिम्मेदारी आपके ऊपर यह भी आयद हो गई है, आपके ऊपर सर पर डाल दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर देखे कि आपके नेटवर्क की सबसे बड़ी बैंडविड्थ क्या है। अगर तो वो गीगा इथरनेट है तो इस फॉर्मूला में रेफरेंस बैंडविड्थ या कांस्टेंट की वैल्यू फिर 1000 एमबीपीएस होनी चाहिए, और अगर 10 गीगा है तो 10,000 होनी चाहिए। और अगर फास्ट इथरनेट है तो आपको फॉर्मूला छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात तो हमने सिर्फ रिप के लिए लिखी थी। रिप इज वेरी इजी टू कॉन्फ़िगर। ओएसपीएफ के बारे में तो मैंने ऐसा भी कहा ही नहीं है, यानी रिप के मुकाबले में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आपको ज्यादा ही करनी पड़ती, उतना आसान नहीं है जितना रिप था। तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर ही डल गई है कि जब आप ओएसपीएफ इनेबल करेंगे तो ये जो कांस्टेंट वाला फॉर्मूला के अंदर रेफरेंस बैंडविड्थ है इसको बदलना है या नहीं बदलना, या आपको देख के फैसला करना पड़ेगा। और आज जिस दौर में हम हैं आपको डेफिनेटली बदलना ही पड़ेगा। कम से कम गीगा इथरनेट तो करना ही पड़ेगा। 100 एमबी को चेंज करके 1000 एमबीपीएस तो करना पड़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको 1000 एमबीपीएस कर देता हूं, ठीक है जी, तो आपका फॉर्मूला फिर ये हो जाएगा ना 1000 एमबीपीएस डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, यानी ये नंबर क्या हो गया है? चेंज। अब कॉस्ट 1 कब निकलेगी? जब नीचे भी 1000 एमबीपीएस होगा। 1000 एमबीपीएस के लिए कॉस्ट 1 निकलेगी, और फास्ट इथरनेट के लिए क्या निकलेगी? फास्ट इथरनेट की बैंडविड्थ कितनी होती है? 100। ठीक है, तो 1000 को 100 से डिवाइड करें, 10 आंसर आता है, और इथरनेट के लिए एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए अब क्या ये गीगा इथरनेट में और फास्ट इथरनेट में फर्क कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। गीगा इथरनेट की कॉस्ट 1 है और फास्ट इथरनेट की 10 है, और इथरनेट की डेफिनेटली 100 हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी बैंडविड्थ जो है वो कम हो रही है, कॉस्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बैंडविड्थ कम हो गई, कॉस्ट बढ़ गई। बैंडविड्थ और कम कर देंगे, नहीं 10 कर देंगे तो कॉस्ट और बढ़ जाएगी। बैंडविड्थ और 1.5 हो जाएगी तो कॉस्ट की वैल्यू और बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो आपको ये फॉर्मूला खुद से थोड़ा सा फाइन ट्यून करना पड़ता है। वो आपको देखना होगा कि आपने इसकी वैल्यू क्या रखनी है। नेटवर्क का डिजाइन आपके सामने होगा, सबसे बड़ी बैंडविड्थ आपके नेटवर्क में कौन सी है, जो भी होगी रेफरेंस बैंडविड्थ वही रखी जाएगी, ताकि उस सबसे बड़ी बैंडविड्थ की कॉस्ट मिनिमम आए, यानी कि 1 आए, बाकियों की कॉस्ट ज्यादा आएगी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि अगर किसी के ज़हन में खुद से ये पॉइंट आया था तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैंने हाईलाइट कर दिया, और ये प्रॉब्लम भी आपको समझ आ गई होगी और इसका सोल्यूशन भी समझ आ गया। तो ओएसपीएफ रेफरेंस बैंडविड्थ इज कॉन्फ़िगरेबल, ट्रू और फॉल्स?
ट्रू। मिल गया सवाल कल के लिए एक और, ठीक है जी। एक तो ओएसपीएफ का एडी वैल्यू 110, ओएसपीएफ के मल्टीकास्ट एड्रेस है 2, 224.0.0.5 और 6। 224.0.0.6 वाला इस्तेमाल होता है ओएसपीएफ ओवर मल्टी एक्सेस के केस में, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इसका जो रेफरेंस बैंडविड्थ है दैट इज कॉन्फ़िगरेबल, ये ट्रू है। और पोर्ट नंबर नहीं, प्रोटोकॉल नंबर इज 89। ओएसपीएफ का प्रोटोकॉल नंबर 89 है, टीसीपी और यूडीपी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट है उससे। ले जनाब, ये आपका पांचवा जो पॉइंट था मेट्रिक वाला वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं छठी प्रॉपर्टी। अब तक क्या क्या कुछ हो गया जी। ओएसपीएफ का एल्गोरिथम लिंक स्टेट है, जिसको डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम भी कहते हैं उस बंदे के नाम पे, इसको एसपीएफ एल्गोरिथम भी कहते हैं, और इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। एडी वैल्यू इसका 110 है। राउटिंग अपडेट जो है इसमें इवेंट बेस्ड है, इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड है। राउटिंग अपडेट मल्टीकास्ट होती है, दो मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं, 5 वाला और 6 वाला, ठीक है जी। और पांचवें नंबर पे ओएसपीएफ का मैट्रिक सिंगल मैट्रिक है, और वो मैट्रिक है क्या, कॉस्ट, ठीक है जी। और कॉस्ट क्या होती है जी, कॉस्ट और बैंडविड्थ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। कॉस्ट बढ़ेगी तो बैंडविड्थ घटेगी, बैंडविड्थ घटेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। और फॉर्मूला उसका क्या है, रिलेशन क्या है, वो आप लोगों ने अभी देख लिया है, समझ लिया। छठे नंबर पे जी हमने रिप में क्या पढ़ा था कि रिप को डिजाइन किया गया छोटे साइज के ऑटोनोमस सिस्टम के लिए, और लिमिटेशन थी वहां पे 15 हॉप काउंट्स की। यहां ओएसपीएफ की अगर हम बात करें तो ओएसपीएफ में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है जी। और यहां पे हम लिख लेते हैं जी प्रॉपर्टी नंबर 6, OSPF is designed for large sized autonomous systems. OSPF is designed for large sized autonomous systems, and there is no limit कि autonomous system कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, ठीक है जी। हॉप काउंट की लिमिटेशन यहां पे नहीं है। OSPF is designed for large sized autonomous सिस्टम, ओएसपीएफ को बड़े ऑटोनोमस सिस्टम्स के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है जी। इसी बुनियाद पे कि इसमें लिमिट नहीं है, आपकी ब्रांचेस ऐड होती जा रही हैं, राउटर हॉप्स बढ़ते जा रहे हैं, और वो कह रहे जी कोई मसला नहीं, अकोमोडेट करेगा। इसी बुनियाद पे ओएसपीएफ को कहा जाता है ओएसपीएफ इज ए स्केलेबल राउटिंग प्रोटोकॉल। ओएसपीएफ एक स्केलेबल राउटिंग प्रोटोकॉल है। स्केलेबिलिटी कहते हैं गुंजाइश को, ओएसपीएफ में हमेशा ही गुंजाइश मौजूद होती, ठीक है जी। तो यहां पे OSPF इज ए स्केलेबल राउटिंग प्रोटोकॉल। नंबर 7, सातवें नंबर पे हमने बात की थी कन्वर्जेंस टाइम की। रिप का कन्वर्जेंस टाइम स्लो है, रिप का कन्वर्जेंस टाइम स्लो है। अच्छा, इसमें कभी भी कोई टाइमर नहीं होता कि रिप ना इतने मिली सेकेंड या इतने सेकेंड स्लो है और फलाना प्रोटोकॉल उससे इतने माइक्रो सेकेंड फास्ट है, नहीं, इट इज रिलेटिव। वो स्लो है, ये जो है वो फास्ट है। OSPF हैज फास्ट कन्वर्जेंस टाइम, OSPF हैज फास्ट कन्वर्जेंस टाइम। कन्वर्जेंस क्या होती है, राउटिंग को मुकम्मल करना, और कन्वर्जेंस टाइम वो टाइम जिसमें राउटिंग कंप्लीट हो जाती है। और राउटिंग कंप्लीट होने से मुराद आपके नेटवर्क में अगर कोई चेंज आई है तो वो कितनी देर में सबको पता लग जाएगी। चेंज आई है वो सबको पता लग जानी चाहिए, ये कन्वर्जेंस है। वो कितनी देर में पता लगेगी, वो जल्दी पता लग रही है या देर से पता लग रही है। अगर जल्दी पता लग रही है तो आप कहेंगे कन्वर्जेंस टाइम फास्ट है। तो OSPF हैज फास्ट कन्वर्जेंस टाइम। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, टाइमर बेस्ड है ही नहीं, इवेंट बेस्ड है। जैसे ही कोई चेंज आएगी मेरे पास, मैंने फौरन एडवर्टाइज कर देना है। और मैं अपने नेबर को या नेक्स्ट स्टॉप को अगर अपडेट दे रहा हूं तो मेरा नेबर भी रिसीव करके अब इंतजार नहीं करेगा, वो अपने नेबर्स को, वो अपने साथ कनेक्टेड डिवाइसेस को फौरन एडवर्टाइज कर देगा, क्योंकि उसके लिए भी तो एक नया इवेंट अकर हो गया ना, एक नई चीज होगी, उसके पास एक नई चीज आ गई। तो अब वो वेट नहीं करेगा, फौरन आगे एडवर्टाइज कर देगा, सबको बता देगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो OSPF हैज फास्ट कन्वर्जेंस टाइम। अब एक प्रॉब्लम है, छठी और सातवीं प्रॉपर्टी को अगर हम एक साथ देखें और इसके बारे में थोड़ा सा सोचें तो हमारी कॉमन सेंस जो है ना वो इस पे एक एतराज उठा सकती है, और वो ये है, हम कहेंगे सर OSPF की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो कह रहा है कि आप ऑटोनोमस सिस्टम को जितना मर्जी बड़ा कर लें, मेरा कन्वर्जेंस टाइम
फास्ट ही रहना है। यानी कुछ ऐसा भी लग रहा है, वो कहता है मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं आपके ऑटोनोमस सिस्टम में 4 राउटर है और कन्वर्जेंस होने में 4 सेकंड लगते हैं। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक्चुअल नंबर्स नहीं है। 4 राउटर है और 4 सेकंड में आपका नेटवर्क कन्वर्ज हो जाता है। तो हम कहते हैं जनाब अगर 4 की बजाय राउटर 8 हो जाए, ऑटोनोमस सिस्टम बड़ा हो जाएगा। तो 8 सेकंड लगेंगे, टाइम ज्यादा ही लगना चाहिए, ठीक है जी। राउटर 12 हो जाए तो और ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एसपीएफ कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी ना। कम में कम कैलकुलेशन थी, आप बढ़ते जाएंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा करेंगे, और ज्यादा कैलकुलेशन करने में तो वक्त को ज्यादा ही लगना चाहिए। तो ऑटोनोमस सिस्टम जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, कन्वर्जेंस टाइम स्लो होगी, ये हमारी कॉमन सेंस कह रही है, क्योंकि टाइम ज्यादा लगता जाएगा। टाइम ज्यादा होने का मतलब स्लो हो रहा है कन्वर्जेंस टाइम। लेकिन उस भाई साहब की बातों से तो ऐसा लग ही नहीं ना, वो कहता जितना मर्जी बड़ा कर लो ऑटोनोमस सिस्टम, मेरा कन्वर्जेंस टाइम फास्ट ही रहना है। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? हमें ये बात खुद से सोचने में तो समझ नहीं आ रही। हम कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम बड़ा होगा तो कन्वर्जेंस टाइम स्लो होगा। इसकी एक मिसाल है, लेट्स से मैं कहता हूं हसन जो है, हसन की कैपेसिटी है कि वो एक पेज 1 मिनट में पढ़ सकता है। एक पेज 1 मिनट में हसन पढ़ सकता है। तो मैं अगर हसन को 2 पेज दे दूंगा, कितना टाइम लगाएगा? 2 मिनट। 3 पेज 3 मिनट, और 4 पेज 4 मिनट। ये बात है कॉमन सेंस की, अकल वाली बात है, समझ में आती है। लेकिन ओएसपीएफ की बातों से क्या लग रहा है? वो कह रहा है एक पेज भी 1 मिनट में पढ़ लूंगा, 2 भी 1 मिनट में पढ़ लूंगा, 3 भी। हम कहते हैं ये नहीं हो सकता, ठीक है जी। और ओएसपीएफ कह रहा है यही होगा। अब ये कैसे हो सकता है, ये हमने अब समझना है। लो जी, बंदा अड़ गया कि मैंने एक पेज भी 1 मिनट में पढ़वा लिया ना, मैंने 2 भी 1 मिनट में ही पढ़वाने हैं, ठीक है जी। अब उसमें एक तो ये समझ आता है हसन भाई को, जो है जरा थोड़े से ठुकाई की जाए, चल पढ़, ठीक है जी, चली पढ़, ठीक है जी। तो उससे काम नहीं बनेगा, उसकी कैपेसिटी यही है, एक पेज 1 मिनट, ठीक है। एक सोल्यूशन ये है, आप हसन जैसे 2 बंदे बिठा दें, हसन जैसे 2 बंदे बिठा दें, तो वो दोनों की कैपेसिटी होंगे, एक पेज 1 मिनट है, तो 1 मिनट में आपके 2 पेजेस पढ़े जाएंगे। यानी आपने अपना वर्कलोड डिवाइड कर दिया है, तब पॉसिबल है। और दूसरा सोल्यूशन, बंदा बदल लें, आप 2 पेजेस पर मिनट वाला बंदा ले आए, ठीक है जी। यानी आप या तो अपने रिसोर्सेज को बेहतर कर लें, या वर्कलोड को फिर मल्टीपल में डिवाइड कर लें, तब आपका जो है कन्वर्जेंस टाइम मेंटेन रह सकता है, यानी फास्ट है तो फास्ट रह सकता है। अब ओएसपीएफ को अपना ये दावा पूरा करने के लिए इन्हीं दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा, या तो रिसोर्सेज बेहतर करवाए, या फिर अपने वर्कलोड को डिवाइड करे। पहली बात, ओएसपीएफ में वर्कलोड होता किस चीज का है? एसपीएफ कैलकुलेशन का। ओएसपीएफ में एसपीएफ कैलकुलेशन होती है, उसी का वर्कलोड होता है। तो ओएसपीएफ चलता है जी डिवाइड करने वाले रूल पे। ओएसपीएफ चलता है डिवाइड करने वाले रूल पे। ओएसपीएफ कहता है जी वर्कलोड को डिवाइड कर दे। अब वो डिवाइड कैसे करवाता है वो आप समझ लें। मिसाल के तौर पे एक ऑटोनोमस सिस्टम है, ये हमने एक ऑटोनोमस सिस्टम बना दिया। ऑटोनोमस सिस्टम में होता क्या? वैसे राउटर होते हैं, स्विचेस होते हैं, लैन होता है, वैन होता है, जिसके नतीजे में बहुत सारे आईपी प्रीफिक्सेस होंगे। जिस तरह आज आपने वो रिबल एग्जांपल में वो आपने कहा था ना 7 प्रीफिक्स हैं, तो राउटिंग टेबल में वो 7 प्रीफिक्स, तो ऑटोनोमस सिस्टम में यही सब कुछ होता है। तो आईपी प्रीफिक्सेस होंगे, और कहां से आएंगे? बहुत सारे लैन और वैन के लिंक्स, और डिवाइसेस भी बहुत सारी होंगी, राउटर होंगे, स्विचेस होंगे, सर्वर्स होंगे, एंड डिवाइसेस होंगी, वगैरह वगैरह। ये सब मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, जिसके नतीजे में आईपी प्रीफिक्सेस होते हैं। उनको कंबाइन करके, उनके मजमुए को, उनके कलेक्शन को हम कहते हैं ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है। उसकी आगे कुछ शराइत और भी है, वो भी आपको पता है। ऑटोनोमस सिस्टम की कुछ शराइत क्या है जी? सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी हो, राउटिंग पॉलिसी क्लियर हो, कॉमन हो, ये भी शराइत है, ठीक है जी। लेकिन एंड रिजल्ट ये निकलता है कि आपके पास कुछ प्रीफिक्सेस आ जाते हैं। तो ये आपका एक ऑटोनोमस सिस्टम है, ठीक है। अब ये वो ऑटोनोमस सिस्टम है जिसका साइज बढ़ता जा रहा था, और आपकी अकल कह रही थी इसमें कन्वर्जेंस टाइम अब स्लो होगा। ओएसपीएफ कहता है हम इस मसले को हल कर सकते हैं, क्या करके? डिवाइड करके। एसपीएफ कैलकुलेशन का जो बोझ है मेरे पे, उसको डिवाइड करके। अब ओएसपीएफ कैसे डिवाइड करता है? ओएसपीएफ में जी एक फीचर है कि ऑटोनोमस सिस्टम को ना ओएसपीएफ डिवाइड कर सकता है। ऑटोनोमस सिस्टम को ओएसपीएफ
डिवाइड कर सकता है मुख्तलिफ एरियाज में। ओएसपीएफ में कॉन्सेप्ट है जी ओएसपीएफ एरिया का। क्या कॉन्सेप्ट है जी? ओएसपीएफ एरिया का। तो ओएसपीएफ ने ऑटोनोमस सिस्टम के 4 हिस्से बना दिए। ओएसपीएफ कहता है ये वाला लेट से एरिया 0, ये वाला एरिया 1, ये वाला एरिया 2, इसको एरिया 4 कर लें। यानी 4 एरियाज हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर होने चाहिए ना, तो 0 1 2 3 1 2 4 3 भी कर लें, कुछ भी नंबर कुछ भी हो सकता है। ओएसपीएफ में एरिया की जो रेंज है जी 0 से लेकर एरिया 4.29 बिलियन, यानी एरिया के नंबर 0 से लेकर 4.29 बिलियन तक जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया आईडी है ओएसपीएफ में वो एक 32 बिट का नंबर है, क्योंकि 2⁻32 का जवाब ही 4.29 बिलियन होता है। मानते हैं? तो ओएसपीएफ में एक एरिया, एक ऑटोनोमस सिस्टम को कितने एरियाज में डिवाइड किया जा सकता है? 4.29 बिलियन में। प्रैक्टिकली इतने कभी नहीं बनते, 2 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 4, ठीक है, इस तरह से होंगे, लेकिन ये बिलियंस की तादाद में ऑप्शन है, लेकिन बनते नहीं है। तो मैंने क्या किया जी, 4 एरियाज में डिवाइड कर दिया। मुझे दोबारा से बताएं ऑटोनोमस सिस्टम में क्या होता है? राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, लैन होते हैं, वैन होते हैं, नतीजे में आईपी प्रीफिक्सेस होते हैं। अब मुझे आप ये बताएं, ये जो एक एरिया है ओएसपीएफ का, एक एरिया, ये एरिया 0, ये इसमें क्या होगा? इसमें भी वही सब कुछ होगा जो पहले था। राउटर होंगे, स्विचेस होंगे, लैन होंगे, वैन होंगे, आईपी प्रीफिक्सेस होंगे, लेकिन थोड़े होंगे, कम होंगे, ठीक है जी। और एरिया 1 में भी इसी तरह थोड़े से प्रीफिक्सेस होंगे, एरिया 2 में भी थोड़े से, एरिया 4 में भी थोड़े से प्रीफिक्स। ऑटोनोमस सिस्टम का एक छोटा सा, कह सकते हैं एक मिनी ऑटोनोमस सिस्टम होगा, सब ऑटोनोमस सिस्टम होगा, बिल्कुल जी, सब ऑटोनोमस सिस्टम होगा। तो ये छोटा ऑटोनोमस सिस्टम हो गया ना। अब ओएसपीएफ में रूल ये है, एसपीएफ कैलकुलेशन होती है ना ओएसपीएफ में, ये पहले मैंने आधी बात बताई थी, अब मुकम्मल होगी। ओएसपीएफ में एसपीएफ कैलकुलेशन हमेशा पर एरिया होती है। एसपीएफ कैलकुलेशन हमेशा पर एरिया होती है। आपके कितने एरियाज हैं? 4, चारों की एसपीएफ कैलकुलेशन अपनी अपनी होगी अलग से। इसकी अपनी एसपीएफ कैलकुलेशन, इसकी अपनी एसपीएफ कैलकुलेशन, इसकी अपनी है, इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी एसपीएफ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? कैलकुलेशन का जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट ये एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। यानी हर एरिया में किसी प्रीफिक्स तक जाने के लिए कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट दूसरे एरिया के साथ शेयर कर लिया। आप पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी एरिया 4 वाले एरिया 0 वालों की कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अपनी कैलकुलेशन करेंगे और अपने रिजल्ट्स दूसरों के साथ शेयर कर लेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे यूनिवर्सिटीज में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं मिलता, पहले आपको सेमेस्टर में असाइनमेंट्स मिलती हैं, हर एक ने अपनी अपनी करनी होती है, छोटा प्रोजेक्ट होता है। फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, एक बड़ी असाइनमेंट होती है, 2 लोगों, 3 लोगों या 4 लोगों के ग्रुप्स में से डिवाइड कर दिया जाता है। और आप उसमें यूं कर लेते हैं, एक बंदा कहता है चलो मैं हार्डवेयर पे काम कर लूंगा, एक कहेगा मैं सॉफ्टवेयर पे काम कर लेता हूँ, एक कहेगा जी मैं डॉक्यूमेंट, या 2 लोग कहते हैं हम मिलके डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन को देख लेंगे। ये तो मैंने एक आइडियल बात बताई है, प्रैक्टिकली होता तो ये काम एक ही बंदा करता है, बाकी 3 जो है वो आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले एक रात इकट्ठे होते हैं और किसने क्या बोलना है वो हम आपस में डिस्कस कर लिया करते हैं। तो काम एक बंदे ने किया होता है, ठीक है जी, एक्चुअल में। तो ये कोई नया काम तो नहीं हुआ, हमेशा ही ऐसे होता है, ठीक है जी। तो ये वही वाली चीज यहां पर भी है कि वर्कलोड को डिवाइड कर लेंगे, एंड में सारी चीजें इकट्ठी करके एक कॉमन आउटपुट आपके सामने आ जाती है। तो ओएसपीएफ में कैलकुलेशन हमेशा, एसपीएफ कैलकुलेशन हमेशा पर एरिया होती है। यहां से एक और बात समझ आ रही है, इसका मतलब है अगर ओएसपीएफ में एरिया नहीं होगा तो एसपीएफ कैलकुलेशन भी नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब है एरिया के बगैर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर ही नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे ही है। एरिया के बगैर आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, आपको कम से कम एक एरिया तो बनाना ही पड़ेगा। यानी एक तरीका ये है, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम था, आपने देखा ये ऑटोनोमस सिस्टम कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, आपने पूरे के पूरे ऑटोनोमस सिस्टम को ओएसपीएफ के किसी
एक ही एरिया में। अब एक एरिया, उसकी आईडी कुछ भी हो सकती है, 0 से 4.29 बिलियन तक। आप कहते हैं मैं एरिया 5 रख देता हूं, ठीक है। तो आपने ओएसपीएफ चलाया और एरिया 5 क्रिएट किया, और जितने भी आप नेटवर्क से आपको याद है रिप आपने चलाया था, तो करना क्या होता है, नेटवर्क एडवर्टाइज करने होते हैं। तो आप ओएसपीएफ में तमाम नेटवर्क्स को एरिया 5 में एडवर्टाइज कर देंगे, और एसपीएफ कैलकुलेशन किसके लिए होगी, सिर्फ एरिया 5 के लिए। लो जी, अब आपके ना ऑटोनोमस सिस्टम चूंकि स्केलेबल है, गुंजाइश होती है, ऑटोनोमस सिस्टम का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, मजीद ब्रांचेस ऐड होती हैं, मजीद राउटर ऐड होते हैं। अब आपको ये महसूस होना शुरू होता है कि ऑटोनोमस सिस्टम बड़ा होने की वजह से कन्वर्जेंस टाइम स्लो हो रहा है। अब कन्वर्जेंस टाइम को मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब एक से ज्यादा एरियाज बनाने पड़ेंगे। आप कहेंगे जी मैं अपने इस ऑटोनोमस सिस्टम को एरिया 0 और एरिया 5 दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है जी। डेफिनेटली जब आप दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, इसकी एसपीएफ कैलकुलेशन अलग और इसकी अलग होगी, कन्वर्जेंस टाइम पहले से बेहतर हो जाएगा। कन्वर्जेंस टाइम को नापने के लिए भी कोई जनाब आला मौजूद नहीं है दुनिया में, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर की अपनी सेटिस्फेक्शन है। आपने याद है लास्ट टाइम देखा था हमने, रिप जब चलाया था, नेटवर्क एडवर्टाइज किया, शो आईपी राउट किया, आउटपुट नहीं आई, थोड़ी देर बाद दोबारा किया, आउटपुट आ गई, उस पर आप कहेंगे यार स्लो है। अब जब आपने यहां भी एरिया 5 में देखना शुरू किया, मैं नेटवर्क एडवर्टाइज करता हूं, दूसरे राउटर पे चेक करता हूं, तो एक दफा में आउटपुट आती नहीं है, लग रहा अब ये थोड़ा सा स्लो हो गया। आपने क्या किया, दो एरियाज बना ली। अब अगर आप नताइज से मुतमईन है तो ठीक है, लेकिन अभी भी आपको अगर स्लो लगता है तो आप एक और एरिया बना लें, आप 3 एरियाज बना लें, तो एरियाज की तादाद आप इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। ओएसपी में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि कितने राउटर हो तो आपको कितने एरियाज बनाने चाहिए, ये रूल बन नहीं सकता। क्यों? लेट से एक एरिया में 4 राउटर हैं 2500 सीरीज के, एक में 4 राउटर हैं 3600 सीरीज के, एक में कुछ 4 राउटर हैं 8000 सीरीज के, और एक में मिक्स है, ठीक है। अब मुझे बताएं सबकी आउटपुट एक जैसी आएगी? नहीं, 2500 सीरीज वाला सबसे स्लो होगा, और उसके बाद फिर 3600 उससे बेहतर होगा, 8000 सबसे बेहतर होगा, और जो मिक्स है उसका कोई पता नहीं क्या होगा, ठीक है जी। तो अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है जी। और हर एक का इंपैक्ट अलग है 4 ही राउटर, लेकिन वो 4 राउटर तगड़े पावरफुल हैं तो कन्वर्जेंस टाइम बेहतर हो जाएगी। लेकिन वही 4 राउटर अगर 2500 सीरीज के हैं तो वहीं बैठे बैठे कन्वर्जेंस टाइम स्लो हो जाएगा, आपको उनके लिए 2 एरिया बनाने पड़ जाएंगे। इसलिए रूल बन नहीं सकता, आपको खुद फैसला करना है कि एरियाज कितने होने चाहिए, ठीक है जी। तो जैसे जैसे, लेकिन एक बात है, एरिया मल्टीपल एरिया बनाने से कन्वर्जेंस टाइम तो बेहतर होगा ही होगा। फिर आप कहेंगे फिर तो बनाने चाहिए, लेकिन मसला है बनाने पता किसने, आपने। और जब बात आपके ऊपर आ जाती है, अब आप कहते हैं मेरा तो बस चले एक भी ना बनाए फिर, ठीक है। तो ये कहानी है। तो मल्टीपल एरिया ओएसपी बिल्कुल अच्छी चीज है, लेकिन कॉन्फ़िगर डिजाइन खुद आपको करना पड़ता है। तो एक चीज अभी हमारे सामने आ रही है कि हम जब भी ओएसपीएफ को इंशाल्लाह कॉन्फ़िगर करेंगे, आज नहीं तो कल बारी आई जानी है, हम जब भी ओएसपीएफ को कॉन्फ़िगर करेंगे, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके हैं, या तो सिंगल एरिया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर होता है, सिंगल एरिया ओएसपीएफ, या फिर मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ। इसके अलावा अभी तक कोई ओएसपीएफ की वैरायटी सामने नहीं आई, या सिंगल एरिया या मल्टीपल। सिंगल तो करना ही पड़ेगा आपको, अगर आप सेटिस्फाइड हैं उससे तो ठीक है, नहीं कन्वर्जेंस टाइम बेहतर करना चाह रहे हैं तो फिर आप चले जाएंगे मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ। तो ओएसपीएफ या तो सिंगल एरिया होगा या मल्टीपल एरिया। लो जी, इम्तिहान में मैंने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आते हुए देखे, सिस्को में भी आते हैं, ओएसपीएफ में भी आते हैं। कभी ये पूछा जाता है ओएसपीएफ में मल्टीपल एरिया क्यों बनाते हैं, तो उसका क्या जवाब है, कन्वर्जेंस टाइम को मेंटेन रखने के लिए, फास्ट रखने के लिए। कन्वर्जेंस टाइम फास्ट है और उसे फास्ट ही रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हम मल्टीपल एरिया उस पर बना देते हैं। कभी ये पूछा जाता है कि कन्वर्जेंस टाइम फास्ट रखने के लिए ओएसपीएफ में क्या किया जाता है, तो मल्टीपल एरिया बनाते हैं। कभी पूछ लिया जाता है मल्टीपल एरिया क्यों बनाते हैं, कभी पूछा जाता है कन्वर्जेंस टाइम मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, तो जवाब होता है मल्टीपल एरिया। तो इसी कॉन्सेप्ट के गिर्द सवालात आते हैं, तो जवाब उसका उम्मीद है आज के दिन तक तो आपको क्लियर है। वक्त के साथ साथ सब भूल जाते हैं, और आपको भी भूलेगा, और वो फिर भी बता दूं वो आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट इज नॉर्मल, भूलता है। उसके लिए सिर्फ आपको अपने लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना है
या आप चीजों को किसी ना किसी तरीके से रिवाइज करते रहें, ठीक है जी। तो रिवीजन ही ऐसी चीज है जिससे चीजें याद रहती हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद आगे चलते हैं। हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 लिखी थी, 6 और 7 इकट्ठा हमने उस पर बात की है। अब आते हैं जी 8वें सवाल पे। आपको 8वां सवाल भी पता होना चाहिए, इसके जवाब का भी आपको अंदाजा होगा। 8वें नंबर पे रिप में हमने क्या बात की थी, क्लास लेस और क्लास फुल को सपोर्ट करता है या नहीं करता। तो रिप का वर्जन 1 सिर्फ क्लास फुल को सपोर्ट करता है, वर्जन 2 क्लास लेस क्लास फुल दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है जी। क्लास लेस को सपोर्ट ना करने की वजह क्या थी रिप वर्जन 1 में? देखिए एक प्रीफिक्स है ना, मैं ये लिख देता हूं, लेट से प्रीफिक्स है 10.0.0.0। अब ये क्लास लेस है या क्लास फुल है आप नहीं बता सकते जब तक कि मैं इसके आगे इसकी लेंथ नहीं लिख देता। अब बताएं, ये क्लास लेस है क्योंकि आपने नेटवर्क बिट्स बढ़ाई हुई है, तो प्रीफिक्स की लेंथ यानी सबनेट मास्क के बगैर बताया नहीं जा सकता। अब प्रीफिक्स लिखने के लिए भी हमें 32 बिट्टे चाहिए और लेंथ के लिए भी 32 बिट्टे चाहिए। रिप वर्जन 1 जिस जमाने का प्रोटोकॉल था उस वक्त हमारी बैंडविड्थ इतनी ज्यादा नहीं होती थी, तो सिर्फ प्रीफिक्स एडवर्टाइज होता था, उसकी लेंथ 32 बिट की साथ में एडवर्टाइज नहीं होती थी। लेकिन जब रिप वर्जन 2 आया उस वक्त तक रिसोर्सेज बेहतर हो चुके हुए थे, तो प्रीफिक्स के साथ प्रीफिक्स की लेंथ को भी एडवर्टाइज किया जाना शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से क्लास लेस और क्लास फुल दोनों की सपोर्ट रिप वर्जन 2 में होती है, वर्जन 1 में नहीं होती। ओएसपीएफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओएसपीएफ एक अजीम शान प्रोटोकॉल है, तो लिहाजा ओएसपीएफ वर्जन 2 आप पढ़ें, सपोर्ट्स राउटिंग फॉर बोथ क्लास लेस एंड क्लास फुल नेटवर्क्स। ओएसपीएफ का वर्जन 2 क्लास लेस और क्लास फुल नेटवर्क को सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या है, प्रीफिक्स खाली एडवर्टाइज नहीं करता, प्रीफिक्स की लेंथ भी साथ एडवर्टाइज करता है। ओएसपीएफ में प्रीफिक्स और प्रीफिक्स की लेंथ दोनों ही एडवर्टाइज होती है, प्रीफिक्स और प्रीफिक्स की लेंथ दोनों ही एडवर्टाइज होते हैं, ठीक है जी। तो ओएसपीएफ वर्जन 2 सपोर्ट्स राउटिंग फॉर बोथ क्लास लेस एंड क्लास फुल नेटवर्क। 9वें नंबर पे जी रिप में क्या लिखा था हमने, रिप इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कन्फिगर। रिप को कन्फिगर करना और समझना आसान है। ओएसपीएफ के बारे में मैं ये लिखूंगा, ओएसपीएफ इज डिफिकल्ट टू कन्फिगर एज कंपेयर्ड टू रिप। रिप के मुकाबले में मुश्किल है, वैसे इतना मुश्किल नहीं है कि आप स्टैटिक राउटिंग को कहें जी स्टैटिक राउटिंग जो है वो उसको रिप्लेस कर दिया जाए, तो स्टैटिक राउटिंग से तो फिर भी बेहतर है स्टैटिक राउटिंग से तो फिर भी बेहतर है, लेकिन रिप के मुकाबले में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो उसमें थे ही नहीं, इसमें है, आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। जैसे रेफरेंस बैंडविड्थ आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी आज के लिहाज से। आपको ओएसपीएफ के अंदर जो है एरिया कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सिंगल एरिया या मल्टीपल एरिया आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं अभी लिस्ट डाउन करवाता हूं, जो रिप में है ही नहीं सिरे से, यहां पे आपको करने पड़ते हैं, लिहाजा कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू रिप। लेकिन जी अब एक 10वीं प्रॉपर्टी जो रिप में थी ही नहीं, एक ऐसी चीज जो वहां पे थी नहीं इसलिए डिस्कस नहीं हुई, यहां है तो करनी पड़ेगी। नंबर 10 ओएसपीएफ टेबल्स। रिप में याद है एक ही टेबल बनता है जिसका नाम राउटिंग टेबल, एंड रिजल्ट क्या होता है, राउटिंग टेबल बनता है। तो ओएसपीएफ में मैंने हेडिंग दिया ओएसपीएफ टेबल्स। ओएसपीएफ में राउटिंग टेबल डायरेक्टली नहीं बनता। अच्छा ये ना सिर्फ ओएसपीएफ में बल्कि ओएसपीएफ, आईएसआईएस, ईआईजीआरपी, बीजीपी सब में डायरेक्ट राउटिंग टेबल नहीं बनता, मल्टीपल टेबल्स बनते हैं। एंड पे जाके राउटिंग टेबल की बारी आती है। वो सिर्फ रिप ऐसा था जिसमें सीधा राउटिंग अपडेट आई सीधी टेबल में चली गई, बाकियों में ऐसा नहीं होता। यहां पे बनते हैं 3 टेबल, मैं इनको लिस्ट डाउन कर लेता हूं। सब इसको यूं लिख लेते हैं, ABC करके लिख लेते हैं। सबसे पहला टेबल जो है उसको कहते हैं नेबर टेबल, ओएसपीएफ नेबर टेबल। उसके बाद है जी ओएसपीएफ डेटाबेस टेबल, और तीसरे नंबर पे जाके बनता है आपका राउटिंग टेबल। इन तीनों में से फिलहाल हम राउटिंग टेबल से वाकिफ है। राउटिंग टेबल में क्या होता है जी,
किसी भी प्रीफिक्स या किसी भी नेटवर्क तक जाने का बेस्ट पाथ, हमेशा बेहतरीन रास्ते किसी भी प्रीफिक्स तक पहुंचने के जो है वो कहां पे जाते हैं, राउटिंग टेबल में। ये डेफिनेशन कल भी यही थी, आज भी यही है, उसमें कोई चेंज नहीं आई। लेकिन नेबर टेबल में क्या है, डेटाबेस टेबल में क्या है, ये डिस्कस करना अभी बाकी है। तो चलें जी, आप नेबर टेबल से शुरू करते हैं। पहले नेबर टेबल, फिर डेटाबेस टेबल, और राउटिंग टेबल तो ऑलरेडी आपको पता है। तो ओएसपीएफ का नेबर टेबल क्या करेगा, डेटाबेस टेबल क्या करेगा, इसको जरा समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, अगेन रिप पे जितनी नजर डालने उसमें से कीड़े ही निकलते हुए नजर आते हैं, ड्रॉबैक्स ही ड्रॉबैक्स नजर आते हैं। उसका एक और ड्रॉबैक आपके सामने रखता हूं, रिप एफिशिएंट तो नहीं है, यानी कन्वर्जेंस टाइम स्लो है। दूसरा, रिप रिलायबल भी नहीं है, रिप जो है वो रिलायबल भी नहीं है। रिप वर्जन 1 हो या रिप वर्जन 2 हो, दोनों। रिप वर्जन 1 तो आपको याद है ब्रॉडकास्ट करता है, रिप वर्जन 1 जो आपके पास है सबको, वो तो ऐलान कर रहा होता है, सब सुन लो ये है मेरे पास, ठीक है। और हम इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, वैसे याद है कैसे, कि फलां इंटरफेस से अपडेट ना जाए, फलां पैसिव इंटरफेस। वो पैसिव इंटरफेस का कॉन्सेप्ट हर राउटिंग प्रोटोकॉल में होता है, रेप में भी था, ओएसपी में भी है, आप करना चाहें तो इधर भी कर सकते हैं। तो रिप वर्जन 1 तो बिल्कुल ही रिलायबल नहीं था। रिप वर्जन 2 आपको लगता है रिलायबल है, लेकिन वो भी नहीं था, क्योंकि रिप वर्जन 2 में क्या होता है, मल्टीकास्ट। वो कहता था रिप वर्जन 2 वालों सुन लो, मेरे पास फलां चीज है, ठीक है जी। और आपके ज़हन में ये बैठा हुआ है कि जब वो कहता है रिप वर्जन 2 वालों सुन लो, तो सिर्फ रिप वर्जन 2 वाले ही सुनते होंगे, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको जरा मल्टीकास्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं अच्छे तरीके से, ताकि इस पे भी आपको कोई शक शुबा ना रहे। हमें रिप वर्जन 2 रिलायबल लगता था अब तक, कि रिप वर्जन 2 तो देखे ना, सिर्फ रिप वर्जन 2 वालों के साथ अपडेट शेयर कर रहा है, सारों के साथ नहीं कर रहा, ठीक है। इसके लिए ना आपको यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट को दोबारा से थोड़ा सा ना रीडिफाइन करके दिखाता हूं, इनकी डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करता हूं। यूनिकास्ट की डेफिनेशन आप लोगों को क्या आती है अभी तक, 1 to 1 कम्युनिकेशन, ये डेफिनेशन थी, आज भी है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन यूनिकास्ट की एक और डेफिनेशन भी है, यानी इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, मिसाल के तौर पे करके दिखाते हैं जी। वो यूं है, मैं कहता हूं जी यूनिकास्ट में ट्रैफिक मूव्स टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। और मल्टीकास्ट को जरा लिखते हैं जी, मल्टीकास्ट की डेफिनेशन इसके नीचे लिख रहा हूं। एक डेफिनेशन तो आपको पता है ना, 1 to a स्पेसिफिक ग्रुप कम्युनिकेशन, ये डेफिनेशन पता है। एक नई डेफिनेशन लिख रहा हूं, ट्रैफिक मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स। आपने यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट की इस वाली डेफिनेशन पे जरा फोकस करना है और इनको आपस में कंपेयर करना है और समझने की कोशिश करनी है कि ये क्या कहने की बात कोशिश की गई है। एक में लिखा हुआ है ट्रैफिक मूव्स टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन, एक में लिखा हुआ है ट्रैफिक मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स। आपको ऐसा नहीं लग रहा दोनों का मतलब एक ही है? आपको ऐसा लग रहा है दोनों का मतलब एक ही है? आप कहेंगे ट्रैफिक डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है और दूसरे में ट्रैफिक सोर्स से परे जा रही है, तो डेस्टिनेशन की तरफ ही जा रही होगी ना। तो दोनों में फर्क है, फर्क मैं आपको समझाता हूं क्या है। लेट्स से मैं कहता हूं ये पेन उस्मान के लिए है, ये पेन किसके लिए है? उस्मान के लिए। मुझे इस पेन की एग्जैक्ट डेस्टिनेशन, अब हर चीज हसन को तो नहीं दे देनी, ठीक है जी। तो ये पेन किसके लिए है? उस्मान के लिए, ठीक है जी। तो मुझे इस पेन की एग्जैक्ट डेस्टिनेशन का पता है कि इसकी डेस्टिनेशन उस्मान है। ट्रैफिक मूव्स टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। यूनिकास्ट में आपको पैकेट की एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पता होती है कि ये किसके पास पैकेट जाना है। यूनिकास्ट में डेस्टिनेशन एग्जैक्टली कंफर्म्ड होती है। अब मल्टीकास्टिंग को जरा समझें। मैं कहता हूं ये पेन उन लोगों के लिए है जो बहुत मेहनती हैं। अब इस क्लास में सारे मेहनती भी नहीं होंगे, ठीक है जी, और इस क्लास में ये भी नहीं हो सकता कि कोई भी मेहनती ना हो, ये भी नहीं होगा कि एक ही बंदा मेहनती हो, ठीक है जी।
लेकिन ज्यादा सारे जरूर होंगे, मैनी जरूर होंगे, ग्रुप जरूर होगा मेहनती लोगों का। मैं कहता हूँ 10 बंदे होंगे, लेट से 50 कर लें, चलें 200 बंदा होता है हमारी क्लास में ऑनलाइन और आपको मिला के। मैं कहता हूँ जी 50 बंदा मेहनती है, और मैं कह रहा हूं ये पेन उन लोगों के लिए जो मेहनती। अब आप मुझे ये बताएं, क्या मुझे ये पता है आप में से वो 50 मेहनती लोग कौन से? मुझे नहीं पता, और मुझे कभी भी नहीं पता होगा, क्योंकि इस ग्रुप को लोग ज्वाइन भी करेंगे और छोड़ेंगे भी। एक बंदा अभी मेहनत कर रहा है, वो मेहनत करना छोड़ देता है, वो ग्रुप से निकल जाएगा। एक बंदा पहले मेहनत नहीं कर रहा था, उसने अब मेहनत करना शुरू कर दी, उसने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। मल्टीकास्ट ग्रुप को लोग ज्वाइन भी करते हैं और छोड़ते भी हैं, ग्रुप का साइज हमेशा चेंज होता रहता है। तो मैंने तो ये कह दिया कि ये उन लोगों के लिए जो मेहनती है, लेकिन एग्जैक्टली कौन मेहनत कर रहा है इसका हमें कभी भी पता, सोर्स को कभी पता नहीं होता। यानी मल्टीकास्टिंग में सोर्स को कभी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन का पता नहीं होता। जैसे रिप वर्जन 2 क्या कहता है, ये राउटिंग अपडेट उनके लिए जिन पे रिप वर्जन 2 चल रहा है, लेकिन भेजने वाले को ये कभी नहीं पता होता कि रिप वर्जन 2 किस किस पे चल रहा है, अल्टीमेटली ये अपडेट मिलेगी किसको, मुझे ये बात नहीं पता होगी। यानी सोर्स को मल्टीकास्ट डेस्टिनेशन का, एग्जैक्ट डेस्टिनेशन का कभी भी पता नहीं होता। तो जितना आप रिप वर्जन 2 को रिलायबल समझ रहे थे ना, उतना वो रिलायबल है नहीं। ओएसपीएफ जो है ना, उसके मुकाबले में एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, ठीक है जी। ओएसपीएफ एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। पहले तो बताएं यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट का फर्क समझ आ गया। यूनिकास्ट में आपको एग्जैक्ट बंदे का पता होता है किसको मिलना, ठीक है जी। हाँ, अभी मैं अपनी मिसाल देता हूं। मैंने अभी आपको कहा मैंने 2 लैपटॉप देने हैं, उसके लिए क्राइटेरिया हमने सेट किया हुआ है, ठीक है जी। अब उस क्राइटेरिया में पूरा कौन उतरा मुझे अभी तक नहीं पता, वो अभी मैंने और जवाद साहब ने, कुछ उन्होंने सॉर्ट आउट किया हुआ है, कुछ अभी मैं उनके साथ कर लूंगा। तो आज तब आप दे देंगे, तो जवाद साहब कह रहे हैं मैं आज दे के भेजूंगा जिसको भी लैपटॉप देने, ठीक है जी। लेकिन देखिए मुझे नहीं पता, ठीक है जी, एग्जैक्ट बंदा कौन है। जब उसे मिल जाएगा फिर ही पता लगेगा कौन है, ठीक है। तो फिलहाल हमें नहीं पता, ठीक है जी। तो बहरहाल ये है मल्टीकास्ट की के साथ भी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, ठीक है। तो उस पर आप ये नहीं कह सकते कि मल्टीकास्ट हो रहा है तो बड़ा आइडियल होगा, बड़ा फिट होगा, कोई ऐसी चीज नहीं है। अब ओएसपीएफ में क्या होता है जी, ओएसपीएफ का ये जो नेबर टेबल है, ये इस रिलायबिलिटी के इशू को कैसे हल करता है, ये मैं अब आपको सिखाने लगा हूं जी, कि ओएसपीएफ रिलायबिलिटी इशू को कैसे सॉर्ट आउट करता है। ओएसपीएफ में जी होता कुछ यूं है, राउटर ए, राउटर बी, बल्कि इसको थोड़ा ऊपर ही बना लेते हैं, राउटर बी, राउटर सी, और यहां पे एक राउटर डी है, आपस में ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है जी। और इन चारों पे ओएसपीएफ इनेबल्ड है। इन चारों राउटर पे क्या इनेबल कर दिया आपने, ओएसपीएफ। सिंगल एरिया और मल्टीपल एरिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओएसपीएफ इनेबल्ड है। जैसे ही आप राउटर ए पे, बी पे, सी पे और डी पे ओएसपीएफ चलाएंगे, ओएसपीएफ इनेबल होते ही हर 10 सेकंड के बाद, आफ्टर एवरी 10 सेकंड्स, हर 10 सेकंड के बाद ओएसपीएफ में एक खास पैकेट है जिसका नाम है ओएसपीएफ हेलो पैकेट। आने वाले दिनों में आप इंशाल्लाह एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टाइटल होगा ओएसपीएफ पैकेट टाइप्स। ओएसपीएफ में 5 अलग अलग तरह के पैकेट्स होते हैं, उनमें से ये एक है हेलो पैकेट। और ये चीज जरा ध्यान से सुन लें, ओएसपीएफ हेलो पैकेट राउटिंग अपडेट नहीं होती। राउटिंग अपडेट में क्या होता है, प्रीफिक्स होते हैं आपके, उनकी लेंथ होती है, मेट्रिक हो तो साथ हो जाता है, ठीक है जी। तो हेलो पैकेट इज नॉट राउटिंग अपडेट, हेलो पैकेट राउटिंग अपडेट नहीं है, ठीक है जी। हेलो पैकेट क्या है, जैसे मैं कहता हूं जी हेलो टू ऑल ओएसपीएफ डिवाइसेस, आई एम ए, मैं अपना तारुफ करा रहा हूं। जिस तरह आप अपने मोहल्ले में मोहल्लेदारों के साथ सलाम दुआ करते हैं, क्लास में आए हैं आप लोगों से मिलते हैं, अपना तारुफ कराते हैं, हेलो बोलते हैं, सलाम करते हैं, अपना नाम बताते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे ही आपने ओएसपीएफ ए पे चलाया, राउटर ए हर 10 सेकंड के बाद, हर 10 सेकंड के बाद हेलो पैकेट, ओएसपीएफ हेलो पैकेट मल्टीकास्ट करेगा 224.0.0.5 वाले एड्रेस। ये एड्रेस किसका है, हर ओएसपीएफ इनेबल डिवाइस का है, हर ओएसपीएफ इनेबल डिवाइस का है। तो राउटर ए हर 10 सेकंड के बाद हेलो पैकेट को मल्टीकास्ट करेगा इस पे 224.0.0.5, और ये यूं करेगा, ये कहेगा हेलो टू ऑल ओएसपीएफ डिवाइसेस आई एम राउटर ए, हेलो टू ऑल ओएसपीएफ डिवाइसेस आई एम राउटर ए।
राउटर बी क्या करेगा, वो भी करेगा हेलो टू ऑल ओएसपीएफ डिवाइसेस आई एम राउटर बी। सी क्या करेगा, हेलो टू ऑल ओएसपीएफ डिवाइसेस आई एम राउटर सी। और डी क्या करेगा, हेलो टू ऑल ओएसपीएफ डिवाइसेस आई एम राउटर डी। ठीक है, और ये काम हर 10 सेकंड के बाद रिपीट होगा। आप कहेंगे आपने कहा था ओएसपीएफ पीरियोडिक नहीं है। ओएसपीएफ की राउटिंग अपडेट पीरियोडिक नहीं होती, ये राउटिंग अपडेट नहीं है, ये हेलो पैकेट है। और इसके पीरियोडिक होने की रीजन क्या है, अभी थोड़ी देर में खुद सामने आ जाएगी। ठीक है जी, तो 10-10 सेकंड बाद सारे एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजेंगे। मुझे जरा ये बताएं, ये राउटर ए बी सी और डी, ये 4 राउटर हो गए। राउटर ए को हर 10 सेकंड के बाद किस किस का हेलो मिलेगा, बी और सी का। तो राउटर ए को हेलो मिल भी तो रहा है ना, किस किस का, बी और सी का। राउटर ये कहेगा यार मुझे बी भी हेलो भेज रहा है और सी भी हेलो भेज रहा है, इसका मतलब है मैं तो ओएसपीएफ इनेबल्ड हूं। जिस पे हुआ उसे तो पता होता है ना मैं ओएसपीएफ इनेबल्ड डिवाइस हूं। वो कहेगा मैं तो ओएसपीएफ इनेबल्ड हूं, मेरे अलावा बी और सी पे भी ओएसपीएफ चल रहा है, इसीलिए तो वो मुझे हेलो पैकेट भेज रहे हैं, ओएसपीएफ का हेलो पैकेट भेज रहे हैं आफ्टर एवरी 10 सेकेंड। तो ए पता क्या कहेगा, मेरे अलावा बी पे और सी पे भी ओएसपीएफ इनेबल्ड है। बी को किस किस का हेलो मिल रहा है, ए का और सी का। बी कहेगा मेरे अलावा, इसका मतलब है ए और सी पे भी ओएसपीएफ चल रहा है। ठीक है, सी को किसका हेलो मिलेगा, बी का भी मिलेगा, ए का भी मिलेगा और डी का भी मिलेगा। तो सी कहेगा मेरे अलावा ए बी और डी पे ओएसपीएफ इनेबल्ड है, और डी को सिर्फ और सिर्फ सी का हेलो पैकेट मिलेगा। तो डी कहेगा मेरे अलावा सी के ऊपर ओएसपीएफ इनेबल्ड है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो अब आप इस वक्त देख रहे हैं ना, ये इन चारों राउटर्स का ओएसपीएफ नेबर टेबल है। ओएसपीएफ नेबर टेबल क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ओएसपीएफ नेबर टेबल क्या है, ओएसपीएफ नेबर टेबल इज ए लिस्ट ऑफ, ठीक है जी, लिस्ट ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड OSPF enabled devices, a list of directly connected OSPF enabled devices। दो शर्तें हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड भी हो और OSPF भी enabled हो। ये हम लिख लेते हैं जी इस बात को कि OSPF का नेबर टेबल क्या चीज है। ठीक है जी, नेबर टेबल, a list of directly connected OSPF enabled devices, a list of directly connected OSPF enabled devices। ठीक है जी, तो यहां पे अब आप देखें कि ये लिस्ट आपके सामने है, a list of directly connected OSPF enabled devices। इसका फायदा क्या होता है जी, राउटर ए को एग्जैक्टली पता है कि उसने अपनी राउटिंग अपडेट देनी किसको और अपडेट लेनी किससे है। यानी ओएसपीएफ में राउटिंग अपडेट एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ नेबर के साथ होती है। ओएसपीएफ में राउटिंग अपडेट सिर्फ और सिर्फ नेबर के साथ एक्सचेंज होती है। तो राउटर ए को इन एडवांस पता है, एग्जैक्टली पता है कि मैं अपनी राउटिंग अपडेट बी और सी को दूंगा और अपडेट मुझे मिलेगी भी सिर्फ और सिर्फ बी और सी से। तो रिलायबिलिटी आ जाती है, आपको पहले ही पता है कि राउटिंग अपडेट देनी किसको है और अपडेट लेनी किससे है। ए अपने नेबर के अलावा किसी और को ना अपडेट देगा ना अपडेट लेगा। बी को पहले से पता है कि मैंने ए और सी के साथ अपडेट एक्सचेंज करनी है। सी को पहले ही पता है ए बी और डी के साथ, और डी को पहले ही पता है कि अपडेट सिर्फ और सिर्फ मैं सी के साथ एक्सचेंज करूंगा, इसके अलावा किसी के साथ भी नहीं करूंगा। तो आपको एक रिलायबिलिटी मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है जी, तो राउटिंग अपडेट सिर्फ और सिर्फ आप अपने नेबर के साथ एक्सचेंज करते हो और इन एडवांस आपको पता होता है कि आपका नेबर कौन है। ठीक है जी, रिप वेरिएंट 2 और 1 की तरह नहीं कि कहीं से भी अपडेट आ सकती है, और अपडेट कहां जानी है आपको पता ही कोई नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा अगला सवाल, ये हेलो पीरियोडिक क्यों होता है, ये सवाल है ना हमारे जहन में कि ये हर 10 सेकंड के बाद, क्योंकि रिसोर्सेज पे बोझ डाल रहा है। ठीक है जी, तो कोई फायदा तो हो ना, बोझ डाल लेंगे हम, लेकिन कुछ मिले कोई फायदा हो तो फिर ठीक है। तो इसका फायदा क्या है, मिसाल के तौर पे ये जो राउटर बी है इसके ऊपर आप ओएसपीएफ डिसेबल कर देते हैं, ओएसपीएफ अब डिसेबल हो गया। ठीक है जी, तो अगर बी अब ओएसपीएफ इनेबल्ड डिवाइस नहीं रही तो
ए के टेबल में भी बी मौजूद है, सी के टेबल में भी बी मौजूद है, ए और सी को अपने टेबल से इसकी एंट्री निकाल देनी चाहिए ना, क्योंकि अब तो वो ओएसपीएफ इनेबल डिवाइसेस की कैटेगरी में नहीं आता। तो पता कैसे चलेगा सबको कि बी अब बी के ऊपर ओएसपीएफ डिसेबल हो चुका है? हेलो पैकेट आना बंद हो जाएंगे, वो हेलो पैकेट जो हर 10 सेकंड बाद आ रहे थे वो आना बंद हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि बी का एक हेलो जो है वो ए और सी को नहीं मिला, यानी सलाम नहीं ना किया उन्होंने, तो साथ ही वो जो है ए और सी नाराज होकर बैठ गए, बी ने मुझे सलाम नहीं किया, मैं नहीं बोलता, कुटी निकाल दो इसको अपने टेबल से। ठीक है जी, ऐसे नहीं होता। ठीक है जी, वो कहता है हो सकता है उसने हेलो भेजा और लिंक फ्लक्चुएट कर गया हो, कोई बात नहीं, नाराज नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं कहेंगे, एक हेलो के ड्रॉप होने से कुछ नहीं हो। दूसरा हेलो 20 सेकंड गुजर गए, दूसरा हेलो भी नहीं आया, अभी भी वो कहेंगे कोई बात नहीं, हो सकता है कोई सीपीयू यूटिलाइजेशन ऊपर चली गई हो जिसकी वजह से वो पैकेट भेज ही ना पा रहा हो, रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं कहेगा। 3 पैकेट ड्रॉप हो गए, अभी भी कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही चौथा पैकेट ड्रॉप होता है ना, ठीक है, अब वो कहता है लगता है मामला हो गया है सीरियस। 4 पैकेट कंसेक्यूटिव 4 हेलो पैकेट ड्रॉप होने का मतलब क्या है? 40 सेकंड, 40 सेकंड। ठीक है जी। अच्छा, आप अपने किसी कोई दोस्त आपसे या मोहल्लेदार फ्रीक्वेंटली मिलते रहे ना, सलाम दुआ होती रहे, ठीक है जी, आप घर से निकल रहे हैं या घर को जा रहे हैं, मोहल्लेदार नजर आते हैं, अक्सर दूर से हाथ ला देते हैं, कोई सिर्फ सारे ला देता है यूं करके एक दूसरे की तरफ देख के, तो काफी होता है, यानी आप उनको हेलो बोल रहे हैं, वो आपको पता होता है मोहल्लेदार खैर खैरियत से है, कोई बंदा ज्यादा अरसे तक नजर ना आए, ठीक है, ठीक है जी, और एक दिन अचानक नजर आ जाए तो आप उसको कहते हैं जी, अगर कुछ ज्यादा बेतकल्लुफी नहीं है तो आप इज्जत से पूछ लें, आप तो ईद का चांद हो गए, खैर थी, नजर नहीं आए बड़े अरसे से। लेकिन कोई आपका दोस्त हो, जैसे हसन और उसका दोस्त, तो आप कहते हैं कहाँ मर गए थे आप, कहाँ आपने हो गोली करा दी थी आपने, ठीक है जी, या ये हम कहते नहीं कहाँ मरे हुए थे यार, तुम नजर नहीं आए बड़े अरसे। ओएसपी बड़ा ही बेतकल्लुफ है, वो तो मार ही देता है, ओएसपी वाकई कहता है, वो कहाँ मर गए थे, वो कहता है तुम मर ही गए हो मेरे लिए। ठीक है जी, ओएसपीएफ में इस टाइमर को कहते हैं ओएसपीएफ डेड इंटरवल, और ये इंटरवल है 40 सेकंड, 40 सेकंड का। ठीक है जी, 40 सेकंड का मतलब 4 कंसेक्यूटिव हेलो पैकेट, 4 कंसेक्यूटिव हेलो पैकेट। अगर किसी नेबर से 4 कंसेक्यूटिव हेलो पैकेट्स ना आए तो आप उसे अपने नेबर टेबल से क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। पर नेबर टेबल से निकलने का मतलब क्या है कि ना तो आप राउटिंग अपडेट देंगे उसको और ना उसकी तरफ से कोई अपडेट आप रिसीव कर सकेंगे। राउटिंग अपडेट एक्सचेंज करने के लिए नेबर टेबल में होना जरूरी है। ठीक है जी, तो ये जो 10 सेकंड का इंटरवल था वो इसलिए रखा हुआ है। ठीक है जी, ओके जनाब, तो ये ओएसपीएफ का हेलो पैकेट की मदद से बनने वाला नेबर टेबल था। अब दूसरे टेबल के ऊपर आते हैं जिसका नाम है डेटाबेस टेबल, ओएसपीएफ डेटाबेस टेबल। मिसाल के तौर पे ये बी और सी के दरमियान आपको एक नेटवर्क, बल्कि उसको भी छोड़ें, सी और डी के दरमियान वाला नेटवर्क देख लें, ये मैंने स्टार बना दिए हैं, सी और डी के दरमियान वाला नेटवर्क नजर आ रहा है, स्टार बना दिए आप, बल्कि मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ 4.0.0.0/8। ठीक है, राउटर ए से 4 वाले नेटवर्क तक जाना है, राउटर ए से 4 वाले, कितने पॉसिबल पाथ्स हैं? आप ए से सी के थ्रू भी जा सकते हैं, ए टू बी, बी टू सी भी जा सकते हैं, पॉसिबल पाथ्स तो 2 हैं। ओएसपीएफ में होती है कॉस्ट। ठीक है, मैं कहता हूं हर लिंक की कॉस्ट है यहां पे 1, इसकी भी 1। ए टू सी एंड सी टू डी, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 2। दूसरे रास्ते में चेक करें, 1, 2 और 3, एक तरफ से कॉस्ट बन रही है 3 और एक तरफ से 2। अ पाथ विद स्मॉलेस्ट कॉस्ट, ठीक है, अ पाथ विद मिनिमम कॉस्ट इज द बेस्ट पाथ। तो 2 वाला अच्छा कि 3 वाला? 2 वाला अच्छा। अगर आप 2 वाले पाथ से जाना चाह रहे हैं तो आपने ए का कौन सा नेबर सेलेक्ट किया है? सी। और अगर आप 3 वाले से जाना चाह रहे हैं तो नेबर कौन सा होगा? बी। यानी ए को इस 4 वाले नेटवर्क तक जाने की इंफॉर्मेशन उसके 2 नेबर से मिल रही है, बी भी वो इंफॉर्मेशन दे रहा है और सी भी वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, मानते हैं ना? तो ए को बी से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, सी से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, फैसला वो सी के हक में करता है क्योंकि कॉस्ट वहां से कम है।
बेस्ट पाथ वो वाला है, पॉसिबल पाथ दो है। ओएसपीएफ का जो डेटाबेस टेबल है ना जी, इसमें होते हैं ऑल पॉसिबल पाथ्स टू रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है जी, ओएसपीएफ के डेटाबेस टेबल में ऑल पॉसिबल पाथ्स टू रीच द डेस्टिनेशन होते हैं। यहां पे लिख देते हैं जी, डेटाबेस टेबल all possible paths to reach the destination, ठीक है जी, are saved in database table। यानी डेटाबेस टेबल में आने के लिए पाथ का बेस्ट होना जरूरी नहीं है, पॉसिबल होना जरूरी है। ऑल पॉसिबल पाथ्स टू रीच द डेस्टिनेशन आर सेव्ड इन डेटाबेस टेबल। इसका मतलब है डेटाबेस टेबल में आने के लिए एसपीएफ कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। ऐसा ही है, एसपीएफ कैलकुलेशन पे तो ये पता लग जाता ना अच्छा रास्ता कौन सा, बुरा रास्ता कौन सा। इनफैक्ट डेटाबेस टेबल वो टेबल है जहां पे एसपीएफ कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। नाउ एसपीएफ कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड, SPF calculation is performed in database table। डेटाबेस टेबल में SPF कैलकुलेशन होती है। और अब आपको पता लगता है कि इनमें से ये जो पॉसिबल पाथ है इनमें से बेस्ट कौन सा है, और जो बेस्ट पाथ होता है वो कॉपी कर दिया जाता है राउटिंग टेबल, और बाकी सारे रास्ते डेटाबेस टेबल में रहते हैं। डेटाबेस टेबल में आने के लिए कॉस्ट ज्यादा या कम होना क्राइटेरिया नहीं है, वो तो कैलकुलेट ही नहीं हुई होती उस वक्त तक। वो तो डेटाबेस टेबल में कॉस्ट कैलकुलेट होती है जिसके नतीजे में राउटिंग टेबल बनता है। ठीक है जी, तो एसपीएफ कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड इन डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल का हम एक और फायदा उठा सकते हैं, वो क्या, राउटिंग टेबल में जाता है बेस्ट पाथ। बेस्ट पाथ अगर डाउन हो जाए तो सेकेंडरी पाथ पे ट्रैफिक जाएगी। सेकेंडरी पाथ क्या जीरो से कैलकुलेट दोबारा करें या डेटाबेस टेबल में ऑलरेडी मौजूद है? ऑलरेडी मौजूद है। वहां से अगर सिर्फ उसको कॉपी कर दिया जाए राउटिंग टेबल में तो आपका नेटवर्क रिकन्वर्ज जो है वो जल्दी से हो जाएगा। नेटवर्क रिकन्वर्ज जल्दी से हो जाएगा, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है जी, तो यानी इसका मतलब है डेटाबेस टेबल ओएसपीएफ के कन्वर्जेंस टाइम को बेहतर करने में भी रोल प्ले करता है। प्राइमरी मकसद उसका एसपीएफ कैलकुलेशन है, लेकिन आप इसकी मदद से नेटवर्क का कन्वर्जेंस टाइम भी इंप्रूव कर सकते हैं। वो तब जब आपका प्राइमरी पार्ट डाउन हो जाए और ट्रैफिक को सेकेंडरी पे शिफ्ट करना हो, तब आपके काम आ सकता है। ठीक है जी, इनिशियली कोई रोल नहीं है सिवाय एसपीएफ कैलकुलेशन के। ठीक है जी, लेकिन रिकन्वर्जेंस के टाइम पे फायदा हमें इससे मिल सकता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले नेबर टेबल, उसके बाद डेटाबेस टेबल, और फिर बारी आती है राउटिंग टेबल की। ऑलमोस्ट बीजीपी में भी ऐसा ही होता है, आईएसआईएस में भी ऐसा ही होता है, और ईआईजीआरपी में भी यही तीन टेबल बनते हैं। इसी तरह के तीन टेबल बनते हैं। सिर्फ रिप ऐसा शाहकार है जिसमें राउटिंग टेबल डायरेक्टली बनता है। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके बाद अब हम चलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से मैं आपको बता दूं, नोट डाउन कर देता हूं कुछ चीजों को, उसके बाद फिर इसको आपकी अगली ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। देखिए वक्त का तो पता ही नहीं लगता, क्लास में कैसे सवा घंटा गुजरा पता नहीं लगा। ठीक है, ब्रेक के बाद सवा घंटा मुकम्मल होने वाला है, लेकिन आपको पता, वो आप कहेंगे हमसे पूछे, हमें लग पता गया। ठीक है, खैर, अच्छा जी, ये 10 प्रॉपर्टी जो इनिशियल थी ना वो तो हो गई हैं मुकम्मल। इसके बाद बारी आती है, जब तक चीज की ना कोई लैब ना कर ली जाए, प्रैक्टिकली चीजें सामने ना आए, फिर समझ आना आहिस्ता आहिस्ता ना थ्योरी कम हो जाता है। तो लैब सेटअप बड़ा जरूरी है, तो हमें लैब को भी साथ में अब शामिल करना है। ओएसपीएफ की अगर बेसिक लैब हमने इंप्लीमेंट करनी हो, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, तो कुछ कौन कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो रिप में नहीं थे, यहां पे आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसके लिए जी मैं टाइटल दे रहा हूं नट्स एंड बोल्ट्स। नट्स एंड बोल्ट्स बेसिक्स को या फंडामेंटल्स को ही कहते हैं। नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन, नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन, या फंडामेंटल्स ऑफ ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन, या बेसिक्स ऑफ ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन। चार ऐसे पैरामीटर्स हैं जो ओएसपीएफ में तो हैं, रिप में इनका नामो निशान नहीं था।
उनमें एक सबसे पहला, जिस तरतीब से ये कॉन्फ़िगर होते हैं उसी तरतीब से लिख रहा हूं। सबसे पहले आपका वास्ता पड़ेगा ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी से, हमें नहीं पता ये क्या होती है, रिप में तो नहीं होती थी। उसके बाद हमारा वास्ता पड़ेगा ओएसपीएफ राउटर आईडी से, ऐसी भी कोई चीज हमें रिप में नजर नहीं आई। तीसरे नंबर पे हमारा वास्ता पड़ेगा वाइल्ड कार्ड मास्क से, हमें वाइल्ड कार्ड मास्क का पता है और बड़ा कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से पता है। आपको याद है वो एसीएल, एक टेबल ब्लॉक्स जिन्होंने जिंदगी बदलती थी आपकी, ठीक है, उन्हीं की बात, वही वाला वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है जी। वाइल्ड कार्ड मास्क से हम वाकिफ हैं, लेकिन राउटिंग प्रोटोकॉल में वाइल्ड कार्ड मास्क का क्या लेना देना है, ये हमारे लिए एक नई चीज है। रिप में कम से कम ऐसी कोई चीज नहीं होती थी, ठीक है जी। तो वाइल्ड कार्ड मास्क ओएसपीएफ में है, इसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। चौथा और आखिरी पॉइंट, एरिया आईडी, ऐसी कोई चीज रिप में नहीं थी, लेकिन ओएसपीएफ में तो एरिया आईडी आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। ये चार ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बगैर आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ये नट्स एंड बोल्ट्स या फंडामेंटल्स ऑफ ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखें, मैं कहूं जी आओ लैब करते हैं, और मैं उसमें प्रोसेस आईडी भी लिख रहा हूं, राउटर आईडी भी हो, वाइल्ड कार्ड मास्क भी हो, एरिया आईडी भी हो, और आपको इनका पता ही ना हो ये होते क्या है, तो लैब समझ में नहीं आएगी। तो पहले आपको समझना होगा प्रोसेस आईडी क्या चीज होती है, इसका रोल क्या है, राउटर आईडी क्या चीज है, इसका मकसद क्या है। वाइल्ड कार्ड मास्क का मकसद आपको आसानी से समझ आ जाएगा, उसकी कोई नई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। ऐसे वाइल्ड कार्ड मास्क किस लिए होती है, वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ क्या करते हैं हम, उसके लिए तो एसीएल यूज होती है। आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हो, कुछ सही जगह पे पहुंचो तो बेहतर रहेगा। बस वाइल्ड कार्ड मास्क इवन ऑडियो होता है, बुनियादी मकसद क्या, डिनाई करना वाइल्ड कार्ड मास्क का काम तो नहीं है। सही बात की भाई ने, वाइल्ड कार्ड मास्क बेसिकली होस्ट बिट्स होती है ना, तो होस्ट बिट्स के जो कॉम्बिनेशन निकलेंगे उससे नंबर ऑफ होस्ट निकलेंगे, नंबर ऑफ सबनेट मास्क को उल्टाने से भी वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाता है। सबनेट मास्क नेटवर्क बिट्स डिफाइन करता है और वाइल्ड कार्ड मास्क होस्ट बिट्स डिफाइन करता है। मैंने आपको एसीएल में वाइल्ड कार्ड मास्क के बारे में बताया था, रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस और रेंज ऑफ नेटवर्क आईडीज को डिफाइन करने के लिए हम वाइल्ड कार्ड मास्क इस्तेमाल करेंगे। एसीएल में डिनाई और परमिट होता है, एक तरीका है सिंगल आईपी डिनाई करें, सिंगल आईपी परमिट करें, लेकिन जब रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस को या रेंज ऑफ नेटवर्क आईडीज को परमिट या डिनाई करना हो तो कौन हेल्प करता है, वाइल्ड कार्ड मास्क। तो वाइल्ड कार्ड मास्क का बुनियादी मकसद रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस या रेंज ऑफ नेटवर्क आईडीज को डिफाइन करना होता है। अब जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नेटवर्क एडवर्टाइज कराते हैं, आईपी एड्रेसेस भी एडवर्टाइज कराए जा सकते हैं, अमूमन नेटवर्क तो नेटवर्क की रेंज भी हो सकती है, आईपी एड्रेसेस की रेंज भी हो सकती है। तो ये वही काम यहाँ वाइल्ड कार्ड मास्क ओएसपीएफ में भी आपके लिए कर सकता है। कैसे करेगा ये तो आप देख ही लेंगे, ठीक है जी। तो वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया आईडी से भी हमें थोड़ी सी वाकफियत भी होगी, इतना पता लग गया कि सिंगल एरिया या मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ जब चलाना होता है तो एरिया आईडी से पता लगता है कि एक एरिया है कि दो है कि तीन है। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनका कोई आइडिया नहीं है, इनको अलग से समझना पड़ेगा, लेकिन समझने के लिए जरूरी है दिमाग हो बिल्कुल फ्रेश तरोताजा, और उसके लिए जरूरत होती है एक ब्रेक की। तो आप लोगों से 1:45 पे मुलाकात होगी, 45 मिनट बाद आप वापस आ जाए, फिर आपको दोबारा 45 मिनट और पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। ये आज के लेक्चर में हम कवर करके इसको खत्म कर देंगे। कल का जब सूरज तुलू होगा तो हम फिर GNS3 में लैब सेटअप करेंगे, इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम ओएसपीएफ की लैब इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है जी। तो अभी ब्रेक, वो बाद में कहेंगे जी। आप नेट गाइड का क्या करना है बता दें। अच्छा जी, वो जो एक मॉड्यूल्स आपको सॉल्व करने थे सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के, ठीक है जी, तो वो आप जरा सॉल्व कर लीजिएगा। आखिरी डेट है कल, कल लास्ट डेट है, तो आज उसको मुकम्मल कर लीजिएगा। वो कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप यहाँ बैठ के अपने दोस्तों के साथ मिल के कर लें, ठीक है जी, वो करने जरूर हैं, ठीक है जी। आज ही कर जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा।